नमस्कार साथियों, मेरा नाम इंद्रेश शर्मा है और मैं अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में बतौर सीनियर फील्ड एसोसिएट के तौर पर काम कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मृदुस्मिता जी हैं, जो कि अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में बतौर सीनियर रिसर्चर के तौर पर कार्य कर रही हैं तथा पिछले कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र पर काफी अनुभव रखती हैं। मृदुस्मिता जी, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया इंद्र जी। मृदुस्मिता जी, कुछ सवाल हैं जो इस शिक्षा नीति के आने से हमारे कई साथियों के मन में उभर रहे हैं, तो आपसे चाहेंगे कि यदि आप उन पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्राथमिक शिक्षकों की जो शैक्षणिक योग्यता है और जो उनका ट्रेनिंग होता है, उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपके अनुसार आने वाले समय में प्री प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने के लक्ष्य में आखिर सबको समान शिक्षा कैसे मिल पाएगी? जी, इंडिया में एक्चुअली आप सबको पता होगा, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 में आई थी। तो उसमें पहली बार अर्ली एजुकेशन के बारे में बात हुई थी। इससे पहले कभी भी पॉलिसी लेवल पे अर्ली एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं हुई थी। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो बच्चे एनरोल होते हैं, उनको न्यूट्रिशन के साथ साथ थोड़ा बहुत हम अर्ली एजुकेशन देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो ट्रेनिंग होता है, उसका मेन कंपोनेंट उनको न्यूट्रिशन और उनका हेल्थ और देखभाल के लिए होता है, और छोटा सा कंपोनेंट एजुकेशन के लिए होता है। लेकिन जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन को फॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात हुई है कि उसको फॉर्मलाइज करें, मतलब उसको फॉर्मली एक्सेप्ट करें, ये बात आ जाती है कि जो छोटा सा कंपोनेंट आंगनवाड़ी के थ्रू दिया जाता है, क्या वो एनफ है या नहीं है। अब इसी को ध्यान में नजर रखते हुए इवन एनईपी से पहले भी 2018 अप्रैल में जब समग्र शिक्षा की थी, उस पे भी ये बात हुई थी कि इससे आज से भी से लेके हमें प्री प्राइमरी को फॉर्मलाइज करना चाहिए। तो अब उसमें उसको ध्यान में नजर रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एनसीईआरटी ने 2019 के एंड में 19 दिसंबर में प्री स्कूल एजुकेशन के लिए एक करिकुलम बनाया। साथ साथ उन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन को कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए टीचर्स के लिए, सबके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक गाइडलाइन भी बनाई। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करेंटली जो टीचर्स एक मिनट के लिए अगर आंगनवाड़ी को भूल जाते हैं, करेंटली जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में है, उनकी शुरुआत ही प्राइमरी स्टेज से होती है। उनको प्री प्राइमरी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले जरूरी है कि प्री प्राइमरी के लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिले। और जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर के पास इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वो 3 घंटा जो एनसीईआरटी ने बताया है उस हिसाब से उनको अर्ली एजुकेशन बच्चों को दे पाए। तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर प्री प्राइमरी बहुत जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशलाइज्ड टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। भले ही आंगनवाड़ी को स्कूल के अंदर मतलब फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर लेके आए, कैंपस में लेके आए, या जहां जहां स्कूल के अंदर नहीं लाने में मुश्किल है, वहां पे अगर स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी सेक्शन बनाए, जो भी करे, लेकिन स्पेशलाइज्ड प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए ट्रेन टीचर्स की बहुत जरूरत है और उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसको फॉर्मलाइज करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड टीचर्स चाहिए। करेंट टीचर्स थोड़ा बहुत शायद कर पाए, लेकिन फुल फ्लेजेड जो ये करिकुलम बनाया गया है या लर्निंग क्या होगा खेल खेल में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स की बहुत जरूरत है। जी मृदुस्मिता जी, अगर आप हमें बता सकें कि भारत में जो माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या आपको लगता है कि
हम नई शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि 1 मिनट के लिए अगर हम माध्यमिक भूल जाते हैं, अगर हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सोचें, तो इंडिया में ये पूरा जो एक ड्राइव शुरू हुआ था 2001 में, जब एसएसए आई थी, सर्व शिक्षा अभियान आई थी स्कीम, तो उसमें उस समय से ये जो एक ड्राइव शुरू हुआ कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक्सेस मिलना चाहिए। तो एसएसए इतने साल चला, उसके बाद आरटी आया 2009 में, सो आरटी ने भी एसएसए को एक लीगल बैकअप दिया। उसी के चलते हुए आज हम इस स्टेज पर पहुंचे कि 95% से भी ज्यादा बच्चे इंडिया में, कुछ रिमोट एरियाज को या रूरल एरियाज को छोड़ के, ज्यादातर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक्सेस है एलिमेंट्री एजुकेशन का। अब अगर हम माध्यमिक का सोचें, तो माध्यमिक के लिए ये जो एक ड्राइव जैसा जो एक अप्रोच है, जैसे एलिमेंट्री के लिए था, वो थोड़ा बहुत शुरू हुआ जब आरएमएसए आया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया। वो 2010 से पहले आया था, और उसमें हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट तो हुआ है, लेकिन जैसे हम अपने रिसर्च से भी या बजट डेटा के एनालिसिस से भी हमें देखने को मिलता है कि पर चाइल्ड जो खर्चा है माध्यमिक के लिए, वो एलिमेंट्री से काफी ज्यादा है। वो इसीलिए भी है कि पर चाइल्ड खर्चा जब आप सोचते हैं तो माध्यमिक में आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट टीचर्स की जरूरत पड़ती है, लैब की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए पर चाइल्ड खर्चा ज्यादा है। लेकिन आरएमएसए का जो अभी तक इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम रहा है ओवर द इयर्स, और अभी तो वो समग्र शिक्षा के साथ लिंक हो गया है। तो जब आरटी में अभी तक माध्यमिक शिक्षा आरटी के अंदर आया नहीं है, तब विदाउट ए लीगल बैकअप इस इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ा पाएंगे, मैं उस पे थोड़ा, मुझे लगता है, डाउट है। और एट द सेम टाइम अभी जो करंट सिचुएशन है कोविड का, उसमें भी जो चीज लीगल मैंडेट नहीं है, उस चीज पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, उसका भी डाउट है। तो इसको चलते हुए अगर हम बहुत ही डेडिकेटेड ड्राइव चलाएं तो शायद हम एक लेवल पे पहुंच पाए, लेकिन करेंटली आधा से ज्यादा बच्चे जो सेकेंडरी एज ग्रुप के हैं, करीब 50%, 48 to 50% बच्चे अभी सिर्फ सेकेंडरी स्कूल जा रहे हैं इस ग्रुप में। तो दैट मीन्स आधे बच्चे अभी कवर्ड भी नहीं है। तो क्या हम 9 साल में बाकी आधे बच्चों को कवर कर पाएंगे? एक मिशन मोड में अगर ड्राइव नहीं चलेगा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, तब ये बहुत मुश्किल, मुझे लगता है गोल बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा सवाल है। जी। जैसा कि कहा जाता रहा है कि पैसे के अभाव में सरकारी स्कूलों की शिक्षा बेहतर नहीं हो पा रही है, तो अब ऐसे में इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद सरकार के पास आखिर फंड कहां से आएगा? जी, एक तो आपकी जो पहली बात है, पैसे का अभाव तो है, लेकिन पैसे के अभाव के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तब शायद कुछ चीजें अपने आप ही सुधर जाएगी। जैसे हम जो पैसा जो भी है जितना लगा रहे हैं उसको भी सही तरीके से लगाना, उसको मॉनिटर करना, सिस्टम के हिसाब से उसको सही तरीके से यूज करना, वो सब भी काफी सारी चीजें हैं जो पैसे के अलावा भी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात ये कि अभी जो हमारा ये जो कोविड पैंडेमिक लास्ट 6 महीने हो गए इंडिया में, उसकी वजह से अभी जो सिचुएशन है कि हम सारा अपना एनर्जी, अपना फोकस लगा रहे हैं कि हेल्थ का जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस है, वो सुधर जाए। और उसमें लास्ट 6 महीने को देखते हुए अभी भी सिचुएशन काफी खराब रहा है।
तो अब मुझे नहीं लगता कि इवन इस साल में हम हेल्थ के अलावा कुछ भी चीज को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख पाएंगे। एट द सेम टाइम इससे रिलेटेड लॉकडाउन की वजह से जो सारा जो इकोनॉमी एक जो स्लो डाउन हो गया है, उसकी वजह से इंडिया में अभी इस साल जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर है, तब के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव है। मतलब हमारा जीडीपी का वैल्यू कम होगा। और मुझे लगता है ये इसका जो इफेक्ट रहेगा ना, वो इस साल ही नहीं, नेक्स्ट 2 से 3 साल तक इकोनॉमी को फिर पहले जैसे स्टेज पे लाने के लिए 2-3 साल लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। बट इसको ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये 2020-21 में हम एजुकेशन पे एक लेवल से ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक बेसिक मिनिमम लेवल तो कर पाएंगे, बट उससे ऊपर कितना कर पाएंगे, बिकॉज जो शिक्षा नीति में सोची गई है, बहुत सारी नई चीजें सोची गई है। करंट लेवल को मेंटेन करना एक बात है और बहुत कुछ नया इन्वेस्ट करना दूसरी बात है। तो मुझे वो नया जो इतनी सारी चीजें बोली गई है उस पे मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इवन जो कंटिन्यू करना है उसके लिए भी मुझे लगता है स्टेट के पास इतनी बजटरी रिसोर्सेस है नहीं, क्योंकि रेवेन्यू इतना कम हो चुका है इस साल। तो यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। और वो सपोर्ट वो यूनियन गवर्नमेंट कैसे पैसा जुटाएगी स्टेट्स के साथ शेयर करने के लिए, उसके लिए अलग अलग एवेन्यूज मतलब पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ढूंढे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टैक्स सारे स्टेट्स के साथ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से शेयर होता है, उस टैक्स में एजुकेशन सेस जो कलेक्ट करती है सेंटर, वो सेस शेयर नहीं होता है, बाकी टैक्स शेयर होता है। तो शायद सेंटर ये सोचे कि जो एजुकेशन सेस है उसको थोड़ा बहुत स्टेट के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत अलग है। दूसरा, मे बी कोई वन टाइम ग्रांट सोचा जाए जो कंडीशनल ना हो, लेकिन वन टाइम हो, जो समग्र शिक्षा से अलग हो, वो एजुकेशन के लिए दिया जाए स्टेट्स को। और इवन समग्र शिक्षा के अंदर भी फंड्स बढ़ाया जाए। ये सब बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर यूनियन गवर्नमेंट को भी अपने सोर्सेस को देखना पड़ेगा, शायद ज्यादा बोरोइंग करना पड़ेगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो सोचनी चाहिए और सोच भी रहे हैं, बट अभी तक हमें वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला है। 20-21 में तो मुझे नहीं लग रहा है, होपफुली 21 में इसको देखने को मिले। मृदुस्मिता जी, जब आपने स्टेट की बात छेड़ ही दी तो मेरा सवाल वही है आगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो इस शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, तथा इस नीति के इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो मुमकिन चुनौतियों पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या आगे चैलेंजेस हैं आने वाले टाइम में? जी, देखिए हर स्टेट, अब अगर हम शिक्षा के स्तर को देखें तो हर स्टेट का स्तर अभी भी अलग अलग है। इंडिया में अभी भी ये सिचुएशन नहीं आया है कि हर स्टेट में बच्चे को जो एक्सेस मिल रहा है एजुकेशन का वो सेम लेवल पे अभी भी नहीं है, बहुत अलग अलग है। तो अगर आप जैसे यूपी बिहार देखेंगे और उसके साथ अगर आप हिमाचल या महाराष्ट्र या तेलंगाना देखेंगे तो उसमें काफी फर्क है। तो इसीलिए मुझे लगता है हर स्टेट के लिए अपना जो प्रायोरिटी है वो भी अलग अलग है। किसी स्टेट के लिए शायद कोई स्टेट 100% एलिमेंट्री एजुकेशन का एक्सेस पार कर चुका है, उसके लिए अभी प्रायोरिटी है कि सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना या प्री प्राइमरी पे फोकस करना। लेकिन कोई स्टेट अभी भी एलिमेंट्री में अभी भी आधा ही जो चुनौती है वो पार कर चुकी है, अभी भी बहुत कुछ बचा है। तो इसीलिए मुझे लगता है हर स्टेट को अपने हिसाब से अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना पड़ेगा। और एक चीज ये भी हमें समझना चाहिए कि जो ये शिक्षा नीति है वो कोई लॉ नहीं है, वो एक बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने पूरे देश के लिए एक विजन सोचा है। बिल्कुल। आप उस विजन को इम्प्लीमेंट करने का जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलके एजुकेशन पे काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अब इम्प्लीमेंट कितना करना है, किस लेवल पे करना है, वो प्लान यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के लिए बना के नहीं देगी। उन्होंने एक विजन दे दिया, अब वो स्टेट पे है। अब स्टेट का मुझे ये लगता है अपने प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए और नया शिक्षा नीति जो है उसमें जो नई नई चीजें बोली गई है उसमें से क्या उनके लिए प्रायोरिटी है उसको देखते हुए फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से उनको अपना इम्प्लीमेंटेशन का प्लानिंग बनाना चाहिए। और ये प्लान उनको यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तब उनको फंड बोथ स्टेट और यूनियन को फंड शेयरिंग करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है स्टेज के लिए पहला स्टेज ये है कि उनको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना चाहिए और वो प्लान यूनियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ कुछ कंपोनेंट को लेके इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना चाहिए। हर चीज हर स्टेट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ना पड़े या करना ना चाहे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ इम्प्लीमेंट हो पाएगा, पर जितना हो पाएगा स्टेज मैनर पे करना चाहिए। बिल्कुल। मृदुस्मिता जी, इसी से लिंक जो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को कौन कौन से मुख्य ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये सक्सेसफुली ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए? देखिए अभी अगर हम इस साल का सोचें तो मुझे लगता है सबसे जरूरी जो अभी हमारा जो रोल है स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, प्रायोरिटी तो ये है कि बच्चों का जो एजुकेशन जो का कंटिन्यूम है वो बना रहे और उसके लिए जितना हो सके जैसे हम अलग अलग मीडियम का यूज कर रहे हैं जो जिसके माध्यम से घर बैठे बच्चों को एजुकेशन मिल पाए। तो अभी आई थिंक प्रायोरिटी हमारा ये होना चाहिए कि जब तक हम बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते, उनका हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है और हेल्थ को नजर में रखते हुए जब तक स्कूल या तो स्कूल नहीं जा पाएंगे या जब जा भी पाएंगे तो पहले कुछ महीने डेफिनेटली ऐसा होगा कि सारे बच्चे इकट्ठा स्कूल ना जा पाए। तो फिर हमें उस हिसाब से फिर ब्लेंडेड एक लर्निंग का जो मोड है, मतलब कुछ चीजें स्कूल में सिखाए, कुछ चीजें घर पे बैठ के सीखे, तो ये हमें करना पड़ेगा कुछ महीनों तक, मे बी साल तक। तो उसके लिए लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहला ये सोचना चाहिए कि ये जो ब्लेंडेड लर्निंग का मोड होगा वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे और उसके लिए कैसे ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो माध्यम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए, रिमोट एरियाज में कैसे पहुंचाए। तो ये सब मुझे लगता है गवर्नमेंट को सबसे पहले सोचना पड़ेगा। और दूसरा इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है वो कम्युनिटीज की है और टीचर्स की है। तो बिकॉज इवन एनसीईआरटी ने जो अभी ऑनलाइन लर्निंग या रिमोट लर्निंग उसके लिए या डिजिटल लर्निंग के लिए जो गाइडलाइंस निकाला है उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो चीज कम्युनिटी के लोग या वॉलंटियर्स या टीचर्स कर पाएंगे वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे लगता है ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारा जो लोकल गवर्नमेंट जो है ना, पंचायती राज, वो भी एक उसको एक समय है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाए और इस पे ही गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होना चाहिए। जब ये हमारा सफल हो जाए उसके बाद हम बाकी चीजें धीरे धीरे सोचें कि जैसे एक बहुत अच्छी चीज शिक्षा नीति में बोली गई है कि रेगुलेटर और इम्प्लीमेंटर ये उनका काम जो है ना इसको सेपरेट किया जाए। जो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसी को अगर रेगुलेशन की भी जिम्मेदारी दे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, हो नहीं पाता। तो ये बहुत अच्छी चीज बोली गई है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली प्लानिंग करनी होगी और उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हम ये एंश्योर कर ले कि हर बच्चा
कुछ ना कुछ सीख रहा है, भले ही वो घर बैठा हो, उसके लिए जो करना है आई थिंक वो प्रायोरिटी होना चाहिए अभी। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। आशा करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए यह चर्चा काफी फायदेमंद रही होगी। मृदुस्मिता जी, आपने नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।